पहले आप मुझे बताएं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, किस विषय से किया था? सर मैंने 2012 में किया है ज्योग्राफी ऑनर से। अच्छा, 2012 यस 2020, सर। 8 वर्ष का लंबा गैप। 8 वर्ष तक आपने क्या किया? सर चूंकि ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद सर मेरी बच्ची हुई, जिससे कि पारिवारिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरी बच्ची छोटी थी, जिसके चलते कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है। इसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में लग गई थी। अच्छा, यहाँ पे प्रशासनिक व्यस्तता बहुत रहती है। 24x7 आप कह लीजिए, 24 घंटा की ये जॉब होती है प्रशासनिक सेवा। ऐसी स्थिति में आप पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार करेंगे? सर जहाँ तक पारिवारिक दायित्व का बात है तो उसको निर्वहन करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और सर मेरा परिवार काफ़ी कोऑपरेटिव है, जो मेरा साथ देते हैं, और उन्हीं की इच्छा से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आगे भी मेरा चयन हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरा परिवार मेरा साथ देगा। अच्छा, प्रशासन की जो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, उस चुनौतियों यस। में आपको अपने दायित्वों का बहुत ज़्यादा आपको तिलांजलि भी देनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कभी ऐसा हो सकता है कि आपको प्रशासनिक दायित्व निभाना है और आपकी बच्ची बीमार है, और उसको भी देखना आपका कर्तव्य बनता है। इन परिस्थितियों में आप कैसे चयन करेंगी, किस चीज़ का चयन करेंगी? सर जहाँ तक सॉरी सर। सर जहाँ तक मेरी बच्ची का सवाल होगा, तो चूंकि मेरे साथ मेरा परिवार है, ये उसको उससे ज़्यादा मेरी ज़रूरत मेरी सेवा को होगी, और उसका तो ध्यान मेरे परिवार वाले भी रख सकते हैं। इसलिए मैं उस समय अपने सेवा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी। यदि वैसी स्थिति आती है कि ज़्यादा ज़रूरत मुझे परिवार को पड़ती है, तो फिर उस समय मैं सर उस परिस्थिति के अनुसार सर मैं फैसला लूंगी, वहाँ पर डिसीजन करूंगी। आप LSW की भी आपने लिया है, LSW विषय लिया है, इसलिए मेरा प्रश्न यहाँ यस पे सर। बनता है कि एक अभी प्रोबेशनर IAS महिला थी और SDM के पद पर थी, अभी वो CDO हैं, उनको प्रमोशन दे दिया गया। तो वो जो थी वो मातृत्व अवकाश वाले पीरियड में, मतलब बच्ची जन्म ली उसके 15 दिन बाद ही वो ज्वाइन कर ली और अपने बच्चे को भी अभी साथ में लेकर के आती हैं कार्यालय। तो वैसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि वो सही किया उन्होंने या गलत किया? सर एक जो हमें LSW में पढ़ना है, एक मातृत्व हित लाभ अधिनियम, उसमें सर ये प्रावधान किया गया है कि महिला यदि प्रसव के बाद 6 सप्ताह तक वो अपना मतलब घर पे रहेंगी, और उन्हें 26 सप्ताह का, कम से कम 6 सप्ताह और 26 सप्ताह का उनको अवकाश दिया गया उसमें। यदि मतलब अफसर महिला की बात की जाए तो शायद उनको लगा होगा कि मेरे परिवार से ज़्यादा मेरा जो कर्तव्य है वो ज़्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपना सेवा को ज्वाइन किया। और वो अपने मतलब सेवा के साथ साथ अपने मातृत्व दायित्व को भी निभा रही हैं कि बच्ची को वहां लेकर जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि पैंडेमिक सिचुएशंस में जहां अपने घर के बच्चों के लिए स्कूल जाना बंद कर रखा है, सरकार ने ही बंद कर रखा है कि बच्चों का लाइफ खतरे में ना हो, वैसी दशा में उस नवजात शिशु को लेकर के जाना, क्या IAS को लगता नहीं है कि उन्होंने अपने मातृत्व कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया? सर ये बात सही है, लेकिन उन्होंने अपने बच्ची को लेकर गई है यदि, तो उसके लिए सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं की होंगी, जो कि एक जरूरी है कोविड-19 के दौरान में। तो शायद सर उनको लगा होगा कि वो मैनेज कर सकती हैं और बच्ची को भी सुरक्षित रख सकती हैं। और वो जो अवकाश का प्रावधान सरकार ने बनाया, उसकी भी तो उन्होंने अनदेखी की।
यस सर। तो मुझे तो लगता है क्योंकि कि सर वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नो सर, चूंकि आज महिलाएं काफी महत्वाकांक्षी हो गई हैं, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित दिख रही हैं, इसलिए आपने उन्होंने आगे आकर ये कार्य आपने किया कहा होगा। कि महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है महिलाओं की। इस महिलाओं की महत्वाकांक्षा बढ़ने के कारण जो परिवार के जो दायित्व हैं उनसे वो दूर हो रही हैं। इससे परिवार जो है लगातार विखंडित होता जा रहा है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? सर ऐसी बात नहीं है, कुछ केस में ऐसे होते हैं कि सॉरी सर, कुछ केस में ऐसे होते हैं कि मतलब परिवार बिखरता हुआ दिखता है, लेकिन अधिकांश यदि महिलाएं यदि उस सेवा में जाती हैं तो चूंकि उनके परिवार का काफी कोऑपरेट होता है उनके साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी सेवा से यदि उनके परिवार पर कोई फर्क पड़ता है। क्या एक हाउस वाइफ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती है? यस सर। क्यों? कौन कौन सी क्वालिटी होती है? क्योंकि यस सर, सर चूंकि एक हाउस वाइफ की सबसे बड़ा गुण देखा जाए तो होता है समय का प्रबंधन। और ये जैसे कि यदि मान लीजिए हाउस वाइफ हैं तो उनको सारे परिवार के सदस्यों को समय से भोजन कराना, यदि कोई वृद्ध सदस्य है घर में तो उनको समय से दवा उपलब्ध कराना, बच्चे हैं तो उनको स्कूल समय से भेजना, और कार्यालय जाने वाले सदस्य को समय से उनको कार्यालय भेजना। और यही सर मतलब समय प्रबंधन, मेरे हिसाब से देखा जाए तो समय प्रबंधन का गुण उनमें काफी बेहतर होता है, जिसका कि यूज वो प्रशासन में कर सकती हैं काफी बेहतर तरीके से। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने ज्योग्राफी से किया ग्रेजुएशन, और ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय था सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने ज्योग्राफी क्यों छोड़ दिया? यस सर। सर अपने आप में अच्छा विषय है ज्योग्राफी, लेकिन मैं सर ग्रेजुएशन करने के दौरान ही मैं उस विषय से कंफर्टेबल नहीं थी। और जब बिहार सिविल सेवा की तैयारी की तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा विषय चयन करना चाहिए जिसे मैं काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकूं। इसलिए सर जब मैं LSW पढ़ी तो मुझे लगा कि यह ऐसा विषय है जिसे मैं खुद से भी समझ सकती हूँ, और इसके लिए मुझे मार्गदर्शन भी था। और साथ ही साथ सर इसमें ऐसे टॉपिक्स थे जो कि प्रशासन में काफ़ी यूज किए जा सकते थे, इसलिए मैंने इस विषय का चयन किया। बिहार का अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्योग्राफिकल फीचर बताइए तो आप इसको 2-3 लाइन में क्या बताएंगे? सर बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है, और बिहार के मध्य से गंगा नदी गुजरती है जो कि इसको उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर बसा है? यस सर। सर पूरा तो मतलब कंफर्म नहीं हो, लेकिन यह 24 से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मौजूद है। अच्छा, ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार का जो ज्योग्राफिकल फीचर है ये इसके लिए वरदान है या अभिशाप? सर एक तरह से देखा जाए तो अभिशाप है इसके लिए, क्योंकि जो इसका उत्तरी जो बिहार का जो ढाल है वो काफी नीचे है, जिसके चलते कि यहाँ प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ आते रहती है, इसको प्रभावित करती है। अच्छा, बिहार बहुत कहा जाता है इसका सॉइल बहुत फर्टाइल है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं हो पाई जितनी अन्य प्रदेशों की हो पाई। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? सर इसके लिए यदि देखा जाए तो जहाँ उत्तरी बिहार हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है, वहीं दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभावित होता है। और सर उत्तरी बिहार में अधिकांश देखा जाता है कि बाढ़ के कारण सारे फसल डूब जाते हैं, जिससे कि काफी नुकसान होता है यहाँ। और दक्षिणी बिहार में यदि देखा जाए तो समय से मानसून नहीं होती है, सूखा क्षेत्र है, सूखा प्रभावित, जिससे कि यहाँ की नदियां भी मानसून के समय में ही उसमें पानी आता है,
जिसके चलते कि यहाँ सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए सर उत्पादन नहीं अभी हो पाता है, इससे पीछा है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए, सूखा और बाढ़ दोनों से निपटने के लिए एक योजना बनाई है, जिसको हम लोग नदी जोड़ो परियोजना के नाम से भी जानते हैं, और वो उसको क्रियान्वयन उसका शुरू कर दिया। पहला क्रियान्वयन कहाँ से कहाँ तक किया गया? सर कोसी और मेची नदी को जोड़ा जा रहा है पहला फेज में। अच्छा, इधर एक और योजना चली, गंगा उद्दह योजना, आप बता सकती हैं ये क्या यस है? यस सर। सर गंगा नदी का जो पानी है उसको पाइपलाइन के माध्यम से जो दक्षिणी जिला है बिहार के, नवादा, बिहार शरीफ और गया, वहां तक पानी को पहुंचाना है, और उसका पेयजल के रूप में फिर उसको पुनर्चक्रित करके वहां पर लोगों को उपलब्ध कराना है, इस योजना का उद्देश्य। अच्छा, बिहार में इंडस्ट्री का अगर विकास देखें स्वतंत्रता के बाद से ही, तो अगर झारखंड को छोड़ दें क्योंकि अब अलग हो गया, इन क्षेत्रों में इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पाया। इसके क्या कारण देखती हैं आप? सर जहाँ तक इंडस्ट्री के विकसित होने का बात है, तो उसका यदि संभावना देखा जाए तो दक्षिण बिहार में ज़्यादा है, क्योंकि दक्षिण बिहार जो है झारखंड से सटा हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पे पर्याप्त मतलब कुछ मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। लेकिन सर इसके विकास नहीं होने के का कारण देखा जाए तो शायद वहाँ पे अभी जो रिसोर्स है उसको अच्छे तरह से हम खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और सर यदि हाँ बोलिए। और यदि देखा जाए तो उद्योग का विकास का बात है, तो यहाँ बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ कृषि संबंधित उद्योग काफी बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है सर, जैसे खाद्य प्रसंस्करण अभी उद्योग। बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम शुरू किया गया। हरियाली पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। पूरे भारत में अगर प्रत्येक राज्य को देखें तो हर राज्य सरकारें वन क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। इसके बहुत सारे पर्यावरणीय कारण तो हैं जो आप भी जानते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसके वित्तीय कारण क्या है? सर यदि वित्तीय कारण की बात सॉरी सर, यदि वित्तीय कारण की बात की जाए तो जहाँ पेड़ पौधे यदि लगाए जाते हैं तो एक तरफ तो उनसे पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, दूसरी तरफ से उनसे जो उत्पाद होगा, जो उससे उत्पादन होगा, उससे हमारी आर्थिक स्थिति, हमें आर्थिक लाभ मिलेगा। यही सर कारण है। सरकारें क्यों जोर दे रही हैं इस ओर? अच्छा, ये आप जानती हैं 14वां वित्त आयोग का जो सिफारिश किया था? यस सर, इसमें सर जो राज्यों की हिस्सेदारी है केंद्र में, उसको 32% से बढ़ाकर 42% किया गया था। और इसमें जो किन किन आधारों पर वर्गीकरण है कि किस आधार पर कितना मिलेगा राज्यों को वित्तीय बंटवारा में, ये कोई जानती है? कौन कौन से चर हैं, किस किस एस्पेक्ट्स पर बंटवारा किस किस आधार पर होता है? सर पहला तो जनसंख्या के आधार पर था, और दूसरा भौगोलिक स्थिति के आधार पर, और सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, श्रम LSW का आपका विषय रहा है, श्रम संबंधी संवैधानिक उपबंध पूछूं तो आप क्या क्या बताएंगे? सर यदि अनुच्छेद 24 में और अनुच्छेद 23, 24 और सर अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, 42, 43 और 45 में 39 को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कौन सा नियम बनाया, कानून बनाया? क्या सर? यह समान काम के लिए समान वेतन। अच्छा, आप समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं पेपर में रिपोर्ट पढ़ रहा था
और पेंडेमिक सिचुएशंस आने के बाद और इन एक वर्षों में रिपोर्ट में था कि महिलाओं के नियोजन में लगातार कमी आती जा रही है। महिला जो यस है सर। वो हाँ जी नियोजक जो है वो नियोजित नहीं कर रहे हैं। जी जी, न्यूज़पेपर में आए थे। सरकारें उनके लिए योजनाएं बना रही हैं और जो नियोजक हैं उनको सरकारी स्थिति को छोड़ दें, निजी नियोजकों की बात की जा रही है, वे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं महिलाओं के नियोजन पर। इसके पीछे क्या कारण देखती हैं आप? सर इसके पीछे का कारण यदि देखा जाए तो चूंकि यह स्थिति निजी नियोजकों के साथ में देखा जा रहा है, तो इसके लिए यदि कारण देखा जाए तो सबसे पहला कारण है कि महिलाओं को जो मातृत्व हित लाभ दिया जाता है उससे वो शायद मतलब वो दूर भाग रहे हैं उनको नियोजित करने से। और दूसरा कारण देखा जाए तो महिलाएं सर चूंकि घरेलू कार्य करती हैं तो उनको शायद उनको जो निजी निवेशक हैं उनको कंफर्म नहीं होते होंगे कि वो अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे, इसलिए वो उनको नियोजित नहीं कर रहे हैं। अभी उनके नियोजन में कमी आई है। तो सरकार इस पर क्यों नहीं पहल कर पा रही है? सर अभी जो नया श्रम नीति आया है और उसमें 3 साल के लिए सभी श्रम कानून को फ्रीज कर दिया गया है, इसलिए सर। तो ये यानी कि आप मानती हैं कि नई जो श्रम नीति है ये श्रमिकों के हित में नहीं है? यस सर। अच्छा, तो ये कानून आप ठीक नहीं मानती है, सरकार के द्वारा ये सही नहीं किया गया? सर सर ये बात सही है कि श्रमिकों के हित में नहीं है, लेकिन सर जो हमारे जो लॉकडाउन जो हुए थे उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि सारे उत्पादन कार्य ठप हो गए थे और आर्थिक जो विकास की गति है वो रुक सी गई थी, निगेटिव में आ गई थी। इसलिए सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि निवेशकों को कुछ ऐसे छूट दिए जाएं जिससे कि वो अधिक से अधिक निवेश करें और अधिक से अधिक, चूंकि सर जब तक उद्योग नहीं शुरू किए जाएंगे तब तक श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा और उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए सर मेरे हिसाब से उनको सर समझाने की आवश्यकता है कि जो श्रम कानून बदले गए वो मात्र 3 साल के लिए हैं और जब तक उद्योग नहीं चलेंगे तो फिर उनका भी विकास रुक जाएगा। इसलिए सर अच्छा, ये देखा जाए तो हाँ, और ये नई जो कृषि नीति बनी है इसको आप किस रूप में देखती हैं? सर जो नई कृषि बनाई गई है यह किसानों के हित को ध्यान में ही रखकर बनाई गई है। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो किसानों के लिए काफी बेटर है, जैसे कि वो अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकते हैं, उनके लिए कोई फिक्स नहीं है कि वो मंडी में ही बेचेंगे। और सर वो राज्य से बाहर भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी अपना जो उत्पाद है उसको बेच सकते हैं, जिससे कि इसमें पारदर्शिता आएगी और उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा। ये जो है बहुत कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में क्या भारत का किसान अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखें, क्या अपने गांव से शहर की मंडियों तक पहुंच पाता है? यस सर, पहुंच पाते हैं, क्योंकि आज जो सरकार जो योजनाएं चला रही है जैसे कि हर गली नली मतलब जो पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। मैं खुद भी एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं खुद देखता हूं इस चीज़ों को। और गांव का किसान गांव की मंडियों से बाहर शहर की मंडियों तक पहुंचने में 70% से 80% किसान नहीं पहुंचते हैं। सिर्फ 20% किसान ही जो बहुत ज़्यादा सशक्त हैं वही पहुंच पाते हैं। आप क्या वो अपने जो गांव की मंडी है उससे बाहर जो नहीं निकल पाता है वो क्या किसी दूसरे राज्य में अपने उत्पाद को बेचने के लिए जा सकता है? क्या वो इतना सक्षम है? सर जहाँ तक पहले की बात की जाए तो पहले उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जिससे कि वो मंडी तक पहुंचे। जैसे कि न आधारभूत संरचना का अभाव था, जैसे परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं थी,
और यदि आज की बात देखी जाए तो सर जो नया कृषि नीति लाई गई है उसमें ऑनलाइन माध्यम से भी वो बेच सकते हैं। इसलिए सर उनको किसी अन्य राज्य में जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और वो ऑनलाइन माध्यम से ये बिक्री कर पाएंगे। तो फिर इतनी अच्छी बातें हैं तो कृषक इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? यदि सर कोई नई योजना लाई जाती है तो उसमें अच्छाई के साथ साथ कुछ कमी भी देखी जाती है। और सबसे बड़ी विरोध का कारण है कि किसान इसको अभी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। जो नई कृषि नीति लाई गई है उसको उनके प्रावधानों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते कि वो विरोध कर रहे हैं। तो सरकार ऐसा क्यों करती है? किसी नीति को बनाने में पहले क्यों विश्वास में नहीं लेती है? इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है सरकार को? वो कोई भी योजना ला करके फिर उसको स्थगित करते हैं, फिर उसको उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं, उसके हट जाते हैं। ये कोई भी आप देखिए, कोई कानून लेकर के आते हैं तो सरकार जल्दबाजी में ऐसा क्यों रहती है? मुझे लगता है कि सरकार जो है नीतियां बनाने में बहुत हड़बड़ी करती है। नो सर, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सर हमारे देश की अधिकांश जो जनसंख्या है अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, जिसके चलते कि वो सरकार की नीति को अच्छी तरह समझ नहीं पाती हैं। लेकिन सर धीरे धीरे वो उन नीतियों को जब समझती हैं तो उनका समर्थन करती हैं और उसे एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में 2-3 दिन पहले कुछ गतिविधियां बढ़ी है पीओके में। क्या गतिविधियां बढ़ी है? सर पीओके का एक हिस्सा जो है गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि इसे अस्थायी प्रांतीय क्षेत्र बनाया जाएगा। तो ये तो भारत ने इस पर क्या आपत्ति व्यक्त की? सर भारत ने इस पर आपत्ति यही व्यक्त की है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र है वो भारत के अभिन्न अंग है और जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसका एक हिस्सा है। अच्छा, भारत ने बोला है कि पाकिस्तान यहाँ से खाली करे अवैध कब्जा को। भारत ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में इनकी गणना की जाती है। आप देखेंगे विश्व के किसी देश के साथ देखें तो जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उन लोग के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा बनता जा रहा है, प्रगाढ़ता आ रही है। लेकिन पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। इवन जो नेपाल का भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो भी हमसे दूर चला जा रहा है। पड़ोसियों के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ने के क्या कारण देखती हैं आप? सर यदि पड़ोसी देश की बात की जाए, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया या नेपाल हो गया, तो शुरू से ही उनके साथ हमारी जो संबंध है वो कभी बिगड़ते और कभी बनते रहे हैं। लेकिन अभी हाल में यदि नेपाल के साथ संबंध बिगड़ने की यदि बात की जाए तो उसके लिए सर नेपाल के द्वारा एक नया नक्शा जारी किया गया था, जिसमें कि 3 क्षेत्र लिपुलेख और काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दिखाया गया था, जिसका कि विरोध भारत ने किया था। अच्छा, ये और सर हाँ, बताइए। लेकिन सर धीरे धीरे संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में आया था। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कुछ हमारे जो स्टेप्स हैं वो सही समय पर नहीं लिए गए? इन सब जो छोटे राज्य हैं वो चीन की ओर उन्मुख होते चले गए। सबको चीन ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इधर श्रीलंका को भी चीन जो है हम लोग को घेरने की नीति में कामयाब रहा है। इसको आप किस रूप में देखती हैं? सर यदि चीन की बात की जाए तो विश्व में मतलब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आता है और वह इन देशों में काफी निवेश कर रहा है ताकि कि इन देशों पर अपना प्रभुत्व जमा सके। और सर किसी भी देश को आवश्यकता होती है कि वो उनको अधिक से अधिक कहीं से भी आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ हो, जो कि चीन कर रहा है। इसलिए सर
इसलिए सर वो उसके पक्ष में भी गए हैं। लेकिन सर भारत के संबंध उनके बेटर रहे हैं। भारत को क्या अभी अभी क्या करना चाहिए? सर भारत को पड़ोसी जो देश हैं छोटे छोटे, उनके साथ अभी संबंध को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे निवेश करना चाहिए और वहाँ से यातायात और व्यापार करना चाहिए। अच्छा, ये सर इन दिनों भारत ने नेपाल के साथ संबंध सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए? सर मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर में आए थे कि भारत के विदेश, सॉरी सर अभी रिकॉल अच्छा, नहीं। कोई बात नहीं। गरीबी की मात्रा है वो लगातार भारत में बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो लगातार, जबकि हम लोग अपने को आर्थिक विकास समृद्धि में जीडीपी ग्रोथ रेट में बोलते हैं बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि हम गरीबी की जो संख्या है, बीपीएल की जो संख्या वो बढ़ती चली जा रही। तो ऐसा क्या कारण आप देखते हैं? क्या हमारे इकोनॉमिक फॉल्ट है? नो सर, इसके लिए एक ही कारण कहा जा सकता है, जागरूकता का अभाव है। क्योंकि सर गरीबी को दूर करने के लिए सरकार जो भी योजनाएं चला रही हैं, वो सभी जो हमारे देश की जनता है उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है ये योजनाएं, जिसके चलते कि लोग उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए अभी भी गरीबी की स्थिति बनी तो हुई है। इसको पहुंचाना भी तो सरकार का ही कार्य है। अगर आप कहें तो इस पेंडेमिक सिचुएशंस में सरकार के ही अपने वक्तव्य देखें तो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को उन्होंने अन्न पहुंचाया है। इसका मतलब है कि भारत में 130 करोड़ व्यक्तियों में से 80 करोड़ व्यक्ति 2 जून का खाना खाने के लिए सक्षम नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार ने ही कहा है। तो इसका मतलब है कि 80 करोड़ जनसंख्या अभी गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये हमारी नहीं सर, और आप देखें तो जो कुछ पूंजीपति वर्ग हैं उनके आय में 36% की वृद्धि होती है एक वर्ष में। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो फॉल्ट है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए? सर जहां तक 80 करोड़ जनसंख्या की बात है, तो उस सिचुएशन में आए थे जब लॉकडाउन की स्थिति में, जबकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे और उद्योग धंधे सारे बंद हो गए थे। ये जो 80 करोड़ की जनसंख्या है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो सिर्फ लॉकडाउन की स्थिति में थी। और सर वैसे भी अभी सरकार गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि और इस सिचुएशन में भी। आप बिहार सरकार के 5 योजनाएं बताइए जो गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई। सर मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना और सर जीविका। अच्छा, ये मनरेगा जो शुरू किया गया किसके कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर अच्छा, पा रही। उस समय मनमोहन सिंह के समय उसमें हुआ था। उस समय ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे जिन्होंने मनरेगा शुरू किया? सर श्री रघुवंश प्रसाद। हाँ, मनरेगा मैन के नाम से जाने जाते, बिहार के ही हैं। उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे। मनरेगा बहुत बृहत कार्यक्रम माना जाता और वर्तमान सरकार की केंद्रीय सरकार की बहुत मंशा भी नहीं थी कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, ये सबसे बाद में चल के उनको भी आभास हुआ कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसमें उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन मनरेगा में देखा जाए तो मनरेगा में भ्रष्टाचार भी बहुत था।
इस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए कि मनरेगा के पैसे का भ्रष्टाचार रुके? सर इसके लिए देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो ऑप्टिकल फाइबर है ग्रामीण पंचायत में भारत नेट के माध्यम से उसको जोड़ा जा रहा है, और जो जो आर्थिक जो उसको मतलब आर्थिक जो प्रदान किया जा रहा है पंचायतों में, उसका सर उसमें पारदर्शिता है। अच्छा, एक प्रशासक में कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं अच्छे प्रशासक में, आप मुझे उसको बताएं। सर पहला गुण होना चाहिए कि वो कर्तव्यनिष्ठ हो, दूसरा संवेदनशील हो, तीसरा त्वरित निर्णय लेने की क्षमता हो उनमें, चौथा सर किसी भी चुनौती से वो घबराए नहीं, हमेशा अपने कार्य करते रहें, ईमानदारी हो। आप में वो कौन से गुण हैं? सर मेरे में यदि गिना जाए तो मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, और मैं सर किसी भी चुनौती से घबराती नहीं हूँ, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में मैं सक्षम हूँ, और सर मैं ईमानदार हूँ। अच्छा, ये बताएं कि बोर्ड को कैसे बताएंगे कि आप बहुत ईमानदार हैं? सर इसके लिए मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करती हूँ, जैसे घर के कार्य को पूरा करते हुए मैं अपना पढ़ाई भी समय निकाल कर लेती हूँ ईमानदारी से। यही सर मेरी ईमानदारी की पहचान है। अच्छा, आप में वो कौन से, आप अपनी पर्सनालिटी में वो कौन सा चीज़ है जो चाहती हैं कि ये मेरे पर्सनालिटी का ड्रॉबैक है, मैं इसको त्यागना चाहती हूँ? सर मैं किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, जो मेरी कमी है, इसको सर मैं दूर करना चाहूँगी। मैं उसको परखती नहीं हूँ, और जल्द से जल्द किसी पर भी किसी के बात पर भरोसा कर लेती हूँ। बच्चों के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है ICDS, आंगनबाड़ी योजनाएं चलती हैं, उसके अंतर्गत तमाम आपने देखा भी होगा। आपका पद सोपान, आपने जो आपने पद का प्रेफरेंस दिया है वो क्या दिया है? सर फर्स्ट नंबर पर बिहार प्रशासनिक सेवा, सेकेंड है बिहार निबंधन सेवा। अब मैं आपको अनुमंडल अधिकारी बनाता हूँ, और मैं महिलाओं से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछता हूँ कि मान लीजिए कि आप अपने अनुमंडल में गांव का इंस्पेक्शंस करने के लिए गई हैं, और उस इंस्पेक्शंस के दौरान आपने स्कूल का भी दौरा किया, स्कूल में भी आपने आंगनबाड़ी योजना में जो कार्यकर्ती थी उनका भी रजिस्टर देखना शुरू किया, और आपने पाया कि ये लोग जो बच्चों को खाद्यान्न मिलना चाहिए, वो पोषण जो चल रहा है पोषाहार योजना, उसका वो क्रियान्वयन अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे। फिर आपने CDPO से इसकी बात की, और CDPO को के भी जांच की, CDPO से पाया कि CDPO भी इसमें संलिप्त है, और आपने अपनी रिपोर्ट बनाई। लेकिन उसी समय CDPO की बड़ी अच्छी DM के साथ पैठ है, उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। DM ने आपको फ़ोन किया कि तुम क्या करने गई हो, इतने सारे तुम्हारे पास काम दिया मैंने, और वो जो है वो पूरा नहीं हुआ, और आप जो है वो गांव में यही देखने के लिए बाकी रह गया था। ठीक है, आपको डांट फटकार लगाई, अब आप क्या करेंगी? सर निस्संदेह मैं, मेरा जो कार्य है, जो मेरा कर्तव्य है, उसको मैं पूरा करूंगी। और जहाँ तक DM सर के इस बात का जवाब है कि आपने मेरे सारे कार्य नहीं किए, तो मैं सारे कार्य करते हुए इस कार्य को भी करूंगी, क्योंकि ये भी मेरा ही कार्य है। और मैं सर उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ये कार्य मेरे अधिकार, वो नहीं मान रहे हैं। सर मैं उनको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगी कि सर ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, यदि उनको सारी पोषण सामग्री नहीं दी जाएगी तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, और चूंकि बच्चे देश के भविष्य हैं तो उनका सब विकास होना चाहिए। आप इतनी बातें DM से नहीं कर पाएंगे।
प्रैक्टिकली वो आपसे बहुत जी बहुत उच्च अधिकारी हैं और आपके उनके निर्देशों पर कार्य करना पड़ता है। जब उन्होंने कह दिया तो आप उसको बड़ा मुश्किल होगी आपको मौखिक रूप से ये कह पाना। तो आप क्या करेंगी? तो सर यदि वैसी स्थिति आती है तो मैं उनसे लिखित मांगूंगी कि आप मुझे लिखित दे दीजिए कि ये कार्य मुझे नहीं करना है। और फिर मैं यदि बाद में यदि मान लीजिए मेरी सेवा पर यदि इस कार्य से लेकर यदि जांच भी होते हैं तो मैं उसको सामने लाऊंगी जो लिखित रूप से मुझे आदेश मिले हुए हैं। चलिए मैं आपका साक्षात्कार अब चूँकि समय समाप्त हो रहा है मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ आपका फीडबैक दूँ।